आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी। क्या है? क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं या फैक्ट है पूरे के पूरे को आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। ये जो पूरा क्लास है, पूरा का पूरा क्लास आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि अब आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। इसके ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं पूरे की पूरे आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। अगर इसमें से आज हम लोग आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो अगर इसमें आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वन। क्या? चैप्टर वन। अगर चैप्टर वन में देखा जाता है को पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की बात करते हैं। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, जनन क्या होता है, पौधों में क्या होता है। देखिए जनन जनन किसे कहा जाता है? प्रत्येक जीव अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। ये कहा जाता है कि जो जनन की क्रियाएं होती है ये जंतुओं में अलग होती है और पादपों में अलग होती है। तो जनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो तीन प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? का लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तथा कायिक जनन। अगर आप लोग जनन के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जाकर आप लोग जनन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं पूरे को जान सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि क्या है। देखिए पुष्पी संरचना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पुष्पीय संरचना मतलब क्या? पादपों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगर इसमें देखा जाता है तो आपके पुष्प में किस प्रकार की संरचनाएं होती है। तो पुष्प में क्या क्या होता है? पुष्प में मुख्य रूप से स्त्रीकेसर, पुंकेसर तथा अंडाशय व जायांग होता है। देखिए कहा जाता है कि पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए पुष्प में देखा जाता है तो क्या क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, पुष्प होता है और फल होता है और फूल। तो देखिए पुष्प हो गया। अब देखिए जड़, तना, पत्ती तो लगभग में सभी पादपों में पाया जाता है, लेकिन कुछ ही ऐसे फूल होते हैं और पौधे होते हैं जिसमें फल और फूल दोनों पाए जाते हैं। तो कहा जाता है जो लैंगिक जनन के पुष्प होंगे या पौधे होंगे उसी में पुष्प पाया जाएगा। जो पुष्प पाया जाता है उसमें अगर बात किया जा रहा अलैंगिक जनन में तो क्या है? अलैंगिक जनन में तो उसमें पुष्प में दो भाग स्त्रीकेसर व पुंकेसर अलग अलग नहीं वर्णित होते हैं। लेकिन जब लैंगिक जन्म में पढ़ते हैं तो पुष्प के दो भाग होते हैं। कौन? पुंकेसर व स्त्री केसर। तो इस आधार पर देखते हैं कि अगर पुष्प की संरचना की बात करते हैं तो उसी पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे जिसमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों मौजूद है। कहा जाता है कि नर जनन भाग तथा मादा जनन भाग दोनों मौजूद होते हैं। ये दोनों किस में पढ़ा जाता है? लैंगिक जनन में पढ़ा जाता है, लैंगिक जनन के पुष्प में। अब इस प्रकार से देखते हैं कि एक पुष्प की संरचना देखिए, एक पुष्प की संरचना में देखा जाता है तो पहला कार्य क्या होता है उसका? इसमें वाह्य दल पुंज होता है। वाह्य दल पुंज क्या होता है? पुष्प के सबसे बाहरी भाग को वाह्य दल कहा जाता है। वाह्य दल एक किस प्रकार से होता है? ये हरा रंग का होता है। जो पुष्प में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा किया जाता है? हरे रंग के द्वारा किया जाएगा। तो कहा जाएगा कि किस दल के द्वारा? तो वाह्य दल के द्वारा पुष्प अपना भोजन बना लेते हैं तथा ये कोमल अंगों की सुरक्षा भी करते हैं। और क्या कहते हैं? बाहरी रूप से क्या कहते हैं? बाह्य आक्रमण से भी बचाते हैं। बाह्य दल क्या कहते हैं? ये बाह्य आक्रमण से भी बचाते हैं। अगला देखते हैं कि क्या? दल पुंज। अब देखिए बाह्य दल के आंतरिक भाग को जो रंग बिरंगा होता है, जो शादी से विवाह से लेकर के आपके संयम स्थल तक के जो भी आपका छिड़काव किया जाता है वो क्या होते हैं? दल पुंज होते हैं। दल पुंज क्या करते हैं?
क्या स्त्रीकेसर व पुंकेसर के भागों को ढके रहते हैं और दलपुंज को कौन ढका रहता है? बाह्य दलपुंज ढके रहते हैं। तो सबसे पहले भाग क्या होता है? बाह्य दलपुंज होते हैं। बाह्य दलपुंज के आंतरिक भाग को दलपुंज कहते हैं। ये जो बाह्य दल होता है, ये पूरे के पूरे भाग किसके ऊपर आश्रित रहता है? तो ये पुष्पासन पर होते हैं। किसके ऊपर? पुष्पासन के ऊपर ये दोनों आश्रित रहते हैं। पुष्प का संपूर्ण भाग किसके ऊपर आश्रित रहता है? पुष्पासन के ऊपर। नाम से ही पता है कि पुष्प आसन मतलब क्या? पुष्प का संपूर्ण भाग जिसके ऊपर आसन करता है उसी को क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन पौधे की शाखाओं से लगा हुआ भाग होता है, जो जिसे कहा जाता है कि टहनी से लगा हुआ भाग होता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं। संपूर्ण शब्दों में कह सकते हैं कि पुष्प का वह भाग जिसके ऊपर पुष्प का संपूर्ण शरीर का भार आश्रित रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। तो क्या हो गया? बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया और पुष्पासन हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? अब देखिए, बाह्य दल हो गया, दल दल हो गया। अब देखिए चलते हैं किसके ऊपर? वो स्त्रीकेसर व पुंकेसर या जायांग व पुमंग के। अब कहा जाता है कि पुष्प के जो बीच वाला भाग होता है, ये जो बीच वाला भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? ए वर्तिका होती है। देखिए, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय क्या है? तीसरा अंडाशय होती है। अगर जब अंडाशय की बात करते हैं तो ये अंडाशय हो गया। अब देखा जाता है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों कौन कौन से? वर्तिका तथा अंडाशय तीन का तीनों स्त्री केसर के भाग होते हैं। या कहा जाएगा कि मादा पुष्प के मादा जनन भाग होते हैं। अब अगला बात करते हैं कि पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश। और देखिए, परागकोश होते हैं। परागकोश क्या होते हैं? पराग कणों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे परागकोश कहते हैं। परागकोश पुंकेसर का भाग होता है, जिसे कहा जाता है नर जनन भाग होता है। तो कहा जाएगा पुष्प का कौन सा भाग नर जनन भाग होता है? तब परागकोश होता है, पुतंतु होता है। ये दोनों के दोनों जाकर पुष्पासन पर लगे होते हैं, जिसे कहा जाता है पुष्प का आश्रित करने वाला भाग पुष्पासन होता है। कहा जाएगा एक पुष्प के कौन कौन से भाग हो गए? वाहे दल हो गए, दल हो गए और क्या है? पुष्पासन हो गए। ये पुष्प के सहायक और इस पुष्प के सहायक भाग हो गए। बाकी पुष्प के लैंगिक अंग कौन कौन से हो जाएंगे? वर्तिकाग तथा अंडाशय ये क्या होते हैं? ये लैंगिक अंग हो जाते हैं। बाकी इधर नर लैंगिक अंग कौन से? परागकोश, तंतु और परागकण, ये सभी के सभी क्या होते हैं? नर जनन अंग होते हैं। तो पुष्प की संरचना के आधार पर दो भागों में बांटे हैं, सहायक जनन भाग तथा लैंगिक जनन भाग। तो लैंगिक में कौन कौन से होते हैं? स्त्रीकेसर, पुंकेसर, जायांग हो जाएंगे, पुमंग व जायांग हो जाते हैं, लैंगिक भाग हो जाएंगे। लेकिन सहायक भाग वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सहायक भाग होते हैं। इस प्रकार से पुष्प के संपूर्ण संरचना के बारे में हम लोग पढ़े। इस प्रकार से हम लोग क्या पूरे के पूरे सब पूरे के पूरे पुष्प की संरचना को ध्यान से देखें। ये देखिए, ये क्या होता है? सहायक भाग, दर्पण सहायक भाग। यहाँ पर क्या पुष्पासन होता है, सहायक भाग होते हैं। लेकिन स्त्रीकेसर व पुंकेसर ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? लैंगिक भाग होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं पुष्प की संरचना के बाद। पुष्प की संरचना को कितने देखिए क्या क्या होते हैं, इसको किस प्रकार समझाया गया देखिए नोट्स वाइज देखिए। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना में क्या देखिए, आवृतबीजी पौधे का विशिष्ट लक्षण पुष्प का उत्पन्न होना होता है। जैसे आवृतबीजी कहा जाता है। और देखिए, पौधों का वर्गीकरण थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म में कहा जाता है। तो कहा जाता है कि इसमें जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, इसमें इस पुष्प के पौधे में या इस पौधे में आपका क्या पुष्प के साथ साथ फल तथा बीज भी होते हैं, तो इसे आवृतबीजी कहा जाता है। तो अब देखिए कहा जाता है कि जो पुष्प देखिए, पुष्प की संरचना में मुख्य चार भाग पाए जाते हैं, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग तथा जयंग। ये दोनों के चार लक्षण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बाकी अगर देखा जाता है तो जो देखिए, वाह्य दलपुंज तथा दलपुंज ये सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुंमंग व जयंग क्या है? आवश्यक अंग, आवश्यक चक्र कहलाते हैं। क्योंकि पुंमंग क्या है? पुंकेसर, देखिए क्या पुंकेसर और जायांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक सहायक भाग होते हैं, जबकि इन्हें आवश्यक चक्र में कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ सहायक सहारा पुष्प को सहायता प्रदान करने वाले अंग को सहायक भाग कहते हैं। पुष्प में लैंगिक भागों में या लैंगिक जनन में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहा? लैंगिक अंग कहा जाता है, या इसी को आवश्यक चक्र या आवश्यक अंग कहा जाता है।
अब देखिए हम विस्तार से हम देखते हैं कि वाह्यदल क्या होता है। वह देखिए यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांश हरे रंग का होता है। वाह्यदल अनेक वाह्यदलों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए क्या है, दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य पराग को फीटों में अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। देखिए आप परागकण, देखिए परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का मुख्य कार्य किसका होता है? दलपुंज का होता है। यही पुष्प का रंग बिरंगा भाग होता है और यही क्या कहता है, गंध देने वाला भी होता है जो क्या कहता है, अधिक से अधिक ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिसमें कहा जाता है कि ये जब परागण पढ़ाएंगे, परागण समझाएंगे तो वहाँ समझाया जाता है कि जो पुष्प अधिक से अधिक कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसमें पर परागण की क्रिया मौजूद होती है, स्वपरागण की क्रियाएं नहीं होती है। इसको वहां पे समझाया जाएगा। अब देखिए क्या है कि चौथा क्या है, पुमंग। पुमंग क्या होता है? पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है। यह एक या एक से अधिक पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। यह एक पुष्पासन, देखिए एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? परागकोश तथा पूतंतु। एक क्या होता है, पुमंग एक नर जनन भाग होता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जो एक एक पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है जिसमें इसके दो भाग होते हैं, परागकोश तथा पूतंतु होते हैं। जैसे कहा जाता है कि ये जो भाग होता है ये क्या होता है, ऊपर वाले भाग में परागकोश होता है, लेकिन ये जो भाग डंठल डंठल वाला भाग होता है ये क्या होता है, पूतंतु होता है। चौथा क्या है, जायांग। देखिए ये पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बने होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, वह वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय होते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्या, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। अब देखिए कहा जा रहा है कि अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन में एक, देखिए वन चैप्टर वन वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए एक से दो दिन में, मतलब एक दिन में एक चैप्टर को कवर करा दीजिएगा, जिसके कारण आपका इसके ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट हैं पूरे के पूरे आपको समझाते हुए चलेंगे है कि जिसके के कारण आपका किसी भी प्रकार का ये चैप्टर बचा न रह जाए। और एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड से पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे इम्पोर्टेंट आपका फिगर के साथ हो, चाहे आपका नोट्स के साथ हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो कम समय में आप पूरे चैप्टर का रिविजन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। क्या है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। पुष्प के पौधे की लैंगिक जनन की बात करते हैं तो देखिए कहा जाता है कि आवृतबीजी पौधे में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। कहा जाता है कि आवृतबीजी पादपों में पुष्प उसका एक लैंगिक अंग होता है। पुष्प नर जननांगों के रूप में पुंकेसर तथा मादा जननांगों के रूप में स्त्रीकेसर के रूप का निर्माण करता है। पुष्प का जयांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन, देखिए जहाँ पर जनन की बात हम कहीं पर भी देखते हैं तो जनन जहाँ पर आएगा वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं होती रहती है, वहाँ पर समसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो कहा जाता है कि परागकण व महाबीजाणु का निर्माण, देखिए क्या परागकण का निर्माण होता है। परागकण से नर नर युग्मकोद्भिद, यह कहा जाता है कि मेल गैमेट तथा महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद, देखिए नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक बनता है तथा मादा युग्मकोद्भिद से मादा युग्मक बनते हैं। मादा युग्मक में क्या होते हैं, अंड बनते हैं। अब देखिए क्या है, नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मनज बनती है। जैसे कहता है नर युग्मक और अंड कोशिका के संयुग्मन से क्या बनता है, युग्मनज बनते हैं। अब देखा जाता है निषेचन के पश्चात युग्मनज संयुक्त रूप से बीजांड को बीज बनाते हैं। जैसे कहा जाता है कि निषेचन के पश्चात युग्मनज, कौन कौन से युग्मनज, स्त्री नर युग्मनज और मादा युग्मनज के कौन, अंड कोशिका के संयुक्त रूप से मिलकर एक बीज का निर्माण करते हैं। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है।
बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज के अंकुरण में नए पौधे का निर्माण होता है। ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी घटनाएं 3 रूप में पूर्ण होती है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन अवस्था और निषेचन पश्च घटना। अब हम लोग धीरे धीरे क्रमशः पढ़ते हैं, इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है, बस खाली इतना ध्यान देना है कि जो पुष्प के जो भाग होते हैं उसमें आपका मेल गैमेट होते हैं तथा फीमेल गैमेट होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयुक्त होकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो नर युग्मक में कौन सा भाग लेता है, नर युग्मक कोशिकाएं या जाइगोट बनाते हैं, या नर युग्मक में कहा जाएगा नर युग्मक मिलते हैं। लेकिन मादा युग्मक में क्या, अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका और मेल गैमेट मिलकर ये दोनों के दोनों एक निषेचन की क्रिया पूरा करते हैं, जहां पर अंडाशय में, पुष्प के अंडाशय में बीजांड होता है। बीजांड में ही बीज का निर्माण होता है। लेकिन फल का निर्माण किसके होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बीज से बीजांड का निर्माण होता है तो फल का निर्माण किससे होता है। अब देखा जाता है कि अगला क्या है, इस चक्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 चक्र में। कौन कौन सा, निषेचन चक्र, निषेचन पूर्व चक्र, मतलब निषेचन से पहले की घटनाएं क्या होती है, निषेचन के समय क्या घटना होती है, और निषेचन के बाद की घटना क्या होती है। इन्हीं तीनों वर्गों में वर्णित किया गया। अब देखिए क्या है, पुंकेसर। ठीक है, पुमंग क्या है, पुमंग, पुमंग पुष्प का नर जननांग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु कहते हैं। आवृत बीजी पुष्पों का परागकोश दो पालियों वाला होता है, अतः आवृत बीजी परागकोश द्विपाली। देखिए, न एक प्रकार का नर भाग होता है जिसमें क्या होता है, पुमंग का इकाई पुंकेसर होता है जो लघु बीजाणु धानी कहलाते हैं। आवृतबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है। देखिए, आवृतबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है, अतः आवृतबीजी परागकोश द्विपाली संरचना होती है। देखिए, आवृतबीजी परागकोश द्विपाली तो होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागपुट या लघु बीजाणु कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो नर जनन भाग होता है उसी को क्या कहा, लघु बीजाणु कहा जाता है। लघु बीजाणु कहता है कि लघु बीजाणु धानियों के अंदर परागकोश या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी में ही परागकणों का तथा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता रहता है। अब अगला देखिए, परागकणों की संरचना। परागकणों की संरचना हम देखते हैं तो क्या है, एक परागकोश द्विपाली होती है। देखिए, कहा जाता है कि एक परागकोश द्विपाली मतलब कि 2 पालियों में बटा होता है। प्रत्येक में 2 कोष्ठक होते हैं। देखिए, 2 पाली में बटे होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। इस पूर्ण पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। एक देखिए, पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणु धानी होती है। देखिए, इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणु धानी होती है, जिन्हीं को क्या है, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणुओं अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। कहा जाता है कि इन्हीं के अंदर क्या, परागकोशों की द्विपाली कोष्ठक के अंदर परागकोश 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानियों में ही लघु बीजाणुओं का या परागकणों का निर्माण होता है। अब कहा जाता है कि परागकणों के निर्माण के होने के बाद परागकणों की या संरचना की बात करते हैं, या लघु बीजाणु धानी की संरचना की बात करते हैं, तो एक किस प्रकार से होता है। देखिए, लघु बीजाणु धानी कहा जाता है कि लघु बीजाणु धानी निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बना होता है। कौन कौन, देखिए, बाह्य दल, देखिए बाह्य त्वचा, अंतःस्थियम, देखिए अंतःस्थियम, मध्य परत तथा टेपिटम। कहा जाता है कि जो लघु बीजाणु धानी होता है मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं, देखिए यहाँ पे जो 4 भाग होते हैं उसमें कहा जाता है कि देखिए, लघु बीजाणु धानी में पहले इसको ध्यान विस्तार से देख लेते हैं, उसके बाद समझिए। देखिए क्या है, लघु बीजाणु की बात करते हैं तो लघु बीजाणु धानी के मुख्य 4 परतें हैं। तो बाह्य त्वचा, अंतःस्थियम, मध्य परत तथा टेपिटम होता है। कहा जाता है कि अब देखिए, जो बाह्य त्वचा है यह सबसे बाहरी
परितः चपटी सतह है। अंतःस्थीयम यह दूसरी एक परती होती है। ए परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। स्फुटन मतलब क्या? ए परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो उसके स्फुटन में कौन सा मदद करता है? अंतःस्थीयम करता है। लेकिन बाह्य दल क्या करता है? बाह्य त्वचा यह सबसे बाहरी परत होता है जो चपटी सतह होती है। अगला हमारा क्या? मध्य परत। यह परत 3 से 5 स्तरीय होती है। चौथा कहा जा रहा है कि टेपिटम ए क्या पिरामिड आकार की एक स्तर परत होती है। देखिए क्या? टेपिटम ए पिरामिड आकार की एक स्तरीय होती है जो परागकणों को पोषण प्रदान करती है। अगला हम देखते हैं चित्र के आधार पर। देखिए क्या? टेपिटम। देखिए टेपिटम की बात करते हैं। देखिए क्या है? अगर चित्र के अनुसार देखते हैं तो एक हमारा क्या? चतुष्कोणीय लघु बीजाणु धानी है। इसके एक छोटे से भाग की बात करते हैं तो ये है। अब देखिए इसके भागों को बात किया जाता है तो देखिए एक बाह्य त्वचा वाला हो गया, एक अंतःस्थीयम हो गया। ये जो छोटा सा चपटा आकार का ये अंतःस्थीयम है, ये अंतःस्थीयम हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि क्या? इसी के मध्य में क्या पाया जाता है? मध्य परत होता है। और इसी के सबसे बीच में क्या पाया जाता है? टेपिटम पाया जाता है। टेपिटम देखिए 1 2 3 4 ये क्या? टेपिटम की संरचना होती है। इसके बाद चारों तरफ क्या पाया जाता है? इसे बाह्य त्वचा, अंतःस्थीयम, मध्य परत तथा टेपिटम पाया जाता है। इस प्रकार से लघु बीजाणु धानी के मुख्य रूप से 4 भाग थे। कौन कौन से थे? बाह्य त्वचा, अंतःस्थीयम, मध्य परत तथा टेपिटम होते हैं। अब अगला देखते हैं कि कहा जा रहा है कि टेपिटम के मुख्य कार्य। टेपिटम के मुख्य के कार्य के ऊपर ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेपिटम का कार्य या टेपिटम क्या होता है इसके बारे में हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। कहा जाता है कि यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। कहा जाता है कि विकसित धीरे धीरे जो परिपक्व होता रहता है लघु बीजाणु होता है उसको पोषण प्रदान करता है। यह परागित यह परागित देखिए इस परागकणों का निर्माण भी करता है। कहा जाता है कि ये परागकणों का निर्माण भी करता है। टेपिटम एक स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन कहा जाता है कि टेपिटम एक स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है जो परागकणों को क्या? वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित करता है। कहा जाता है कि जो टेपिटम होता है ये स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं जो क्या कहते हैं? जो धूल, सर्दी, गर्मी इत्यादि से सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्या है? यह कैलेस एंजाइम का स्रावण करके लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायता करता है। अगला देखिए क्या है? लघु बीजाणु जनन। देखिए लघु बीजाणु धानी के बाद क्या? अगला लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं एग्जाम में। अब देखिए माइक्रोपोरोजेनिस माइक्रोपोरोजेनेसिस में देखते हैं या लघु बीजाणु जनन में देखते हैं तो क्या है? लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर कहा जाता है कि धीरे धीरे क्या था? लघु बीजाणु धानी परिपक्व होना शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है कि सबसे पहले उसमें बीजाणु जनन उत्तक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। जैसे कहा जा रहा है कि इसमें देखिए बीजाणु जनन में जहां पर बीजाणुओं का निर्माण होता है तो बीजाणु जनन उत्तक समसूत्री विभाजन द्वारा, देखिए किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है। देखिए जनन में भाग किसके द्वारा किया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन की द्वारा। लेकिन जब भी शरीर में किसी प्रकार की बनावट की बात करेंगे तो उसमें सदैव समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। समसूत्री विभाजन द्वारा बने जितने भी द्विगुणित कोशिकाएं होती है सभी को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं या मदर सेल कहते हैं। अब कहा जाता है, अब देखिए जो मदर सेल होती है, मदर सेल का जो विघटन होता है या स्फुटन होता है या मदर सेल से जब नए कोशिकाओं का निर्माण होता है तो वो क्या होता है? डॉटर सेल या संतति कोशिका होती है। संतति कोशिकाएं सभी इसकी संख्या एक रहेगी तो इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कहा जा सकता है कि मात्र कोशिकाओं को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है देखिए
लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके चार लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। कहा देखिए बताया जा रहा है कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें चार लघु बीजाणु का निर्माण करता है। किसके द्वारा? देखिए, मात्र कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, लेकिन मात्र कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, इन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं तो चार परागकणों का निर्माण करते हैं। जब चतुष्क जितने भी चार कोष्ठक होते हैं ये सभी के सभी अलग हो जाते हैं तो ये चार परागकणों का निर्माण करते हैं। परागों का पराग देखिए परागकोशों में परागकणों का निर्माण होना क्या कहता है? परागण कहलाता है। परागकण ही आपस में क्या करते हैं? निषेचन में भाग लेते हैं। अब देखिए बात है कि परागकणों का स्फुटन किस प्रकार से किया जाता है? तो एक परागकण में क्या होता है? देखिए एक परागकण में एक देखिए परागण होता है, एक क्या स्टोमिन्स होता है। स्टोमिन्स क्या होता है? जब बाहरी परत इसकी क्या होती है? धीरे धीरे फट जाती है। जब फट जाती है तो ये आसानी से अपने कणों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने लगता है, जिसे ये कहा जाता है परागकणों का स्फुटन। देखिए पॉइंट वाइज इसमें देखिए क्या है नंबर एक, परागकोश में कुल चार स्तर पाए जाते हैं। वाय स्तर, अंत स्तर, मध्य स्तर व टेपिटम होता है। ये चार भाग पाए जाते हैं। परागकणों के परिपक्व होने पर क्या है? परागकणों के परिपक्व होने पर मध्य स्तर पर टेपिटम नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे परागकण परिपक्व होना शुरू होते हैं वैसे वैसे टेपिटम नष्ट होना शुरू हो जाता है और एक समय बाद टेपिटम नष्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि स्टोमियम देखिए क्या, स्टोमियम वाले स्थान पर अंत स्तर पतली होती है, जिससे एक किसका बना होता है? मध्य स्तर का बना होता है। अगला क्या है कि स्टोमियम वाले स्थान पर अंत स्तर पतली होती है। स्टोमियम स्थान पर उपस्थित अंत स्तर की कोशिकाएं होती है जो जल हानि करके सिकुड़ जाती है। जैसे जब पुष्प में जो जल होते हैं इसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा बाहर कर देता है, तथा कुछ तो परिपक्व होते समय सूख जाती है। जब जाते हैं तो कहा जाता है कि जिसके कारण क्या परागकण आपस में क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, जिससे वायु स्तर पर तनाव बढ़ता है और परागकोश स्टोमियम स्थान से में फट जाता है। जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार से जल का सूख जाता है, जल के सूखने के बाद इसमें सिकुड़न आ जाता है। सिकुड़न हो जाने से क्या होता है? इसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। तनाव उत्पन्न होने से इसके परागकोश क्या होते हैं? स्टोमियम नामक स्थान से फट जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? जिससे परागकोश से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, जिससे कि कण क्या आसानी से परागकोशों से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। अगला क्या है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से? देखिए नर युग्मकोद्भिदों का निर्माण किस प्रकार से होता है? देखिए इन क्या देखिए अब क्या आ जाता है कि जिसमें जनन जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है तो ये धीरे धीरे देखिए पराग नलिका होती है। पराग नलिकाओं से क्या होता है? यहाँ पे देखिए वर्तिका होती है, वर्तिका होते हैं, अंडाशय होता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। अब क्या जाता है कि जो देखिए परागकण की संरचना होती है, जो परागकण की संरचना होती है इसकी संरचना को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परागकणों की संरचना आपके 2 नंबर में चित्र बनाने के लिए आता है। अब देखिए क्या क्या होता है। मुख्य रूप से परागकणों की बात करते हैं तो परागकण की बात करते हैं। देखिए ये आपकी गोल सी संरचना होती है। इसके बाहरी भाग में देखिए क्या होता है? देखिए इसके मध्य भाग में जनन केंद्रकाय होता है। जनन केंद्रकाय के बाहरी भाग में जिससे जनन कोशिका देखिए जनन कोशिकाओं से जनन केंद्रकाय ढकी रहती है और इसके संपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है? कुछ वर्धी कोशिका कहा जाता है और इसके एक मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? वर्धी केंद्र कहा जाता है। और इसके बाहरी भाग में वायचोल होता है, अंतःचोल होता है तथा जनन छिद्र होता है। जनन छिद्रों के द्वारा इसमें स्फुटन की क्रियाएं होती है। इस प्रकार से परागकण की संरचना के बारे में हम लोग ध्यान दिए। अब आते हैं कि क्या परागकण की संरचना तो हो गया। अब देखिए किस प्रकार से
संपूर्ण परागकणों की संरचना के बारे में अब हम लोग विस्तार से ध्यान देते हैं। अब देखिए क्या विस्तार से ध्यान देने में, परागकण, देखिए परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है जिसमें दो भित्तियां पाई जाती है। कहा जाता है कि इसमें दो भित्तियां पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। जो परागकण एक अगुणित कोशिका होती है जिसमें दो भित्तियां पाई जाती है। नंबर एक बाह्य भित्ति, दूसरा अंतः भित्ति होती है। बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? ये बाह्य चोल कहलाती है और अंतः भित्ति अंतः चोल कहलाती है। अब देखिए बाह्य चोल क्या है? बाह्य चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसी पदार्थ स्पोरोपोलिन से मिलकर बना। देखिए जो बाह्य कोशिकी एक अत्यधिक प्रतिरोधी वसीय पदार्थ स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलिन पर किसी भी ताप, अम्लता, क्षार इत्यादि की प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण होता है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं पता है। कहा जाता है कि बाह्य चोल के कारण इसके ऊपर कौन, स्पोरोपोलिन के कारण इसके ऊपर किसी प्रकार का ताप, दाब या आर्द्रता या कह सकते हैं कि अम्ल क्षार की क्रियाएं का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। यही कारण होता है कि अगला क्या है कि जैविक अपघटन नहीं हो पाता है। अब क्या हो जा रहा है कि अंतःचोल, देखिए वायुचोल के बाद क्या है? अंतःचोल। अंतःचोल में अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज। देखिए वायुचोल वो स्पोरोपोलिन का बना होता है लेकिन अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। देखिए क्या पेक्टोसेल्यूलोज के से मिलकर बना होता है। अंतःचोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। कहा जाता है कि अंतःचोल से पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका क्या होती है? परागकणों को एक जगह से दूसरे जगह जिस नली के ऊपर टीके मत का निर्भर होते हैं उसे पराग नलिका कहा जाते हैं। तो अगला क्या है कि परागकणों का परागकोश से मिलकर, देखिए क्या, परागकणों का परागकोश से मिलकर निकलने से पहले, देखिए क्या है, परागकणों का परागकोश से मिलकर निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि परागकणों का परागकोश से मिलकर निकलने से पहले केंद्रक में विभाजन हो जाता है और दो केंद्रक का निर्माण होता है। वर्धी केंद्रक तथा जनन केंद्रक का निर्माण होता है। कहा जाता है कि कोशिका मतलब क्या, उसके केंद्रक विभाजन होते समय ही इसमें इसके केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक वर्धी केंद्रक होता है, एक जनन केंद्रक होता है। कहा जाता है कि फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है। कहा जाता है कि सबसे पहले केंद्रक का विभाजन दो भागों में होता है, वर्धी केंद्रक तथा जनन केंद्रक में होता है। अब कोशिका के विभाजन के बाद उसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद वर्धी और जनन कोशिकाएं बनती है। अब इस प्रकार से हम लोग क्या, वायुचोल तथा अंतःचोल के बारे में अच्छे से समझे। अब देखते हैं कि वायुचोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं। देखिए क्या, वायुचोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिससे पराग नलिका निकलती है। क्या क्या हो जाता है? जनन छिद्रों के द्वारा पराग नलिका निकलती है। द्विकोशिकी कोशिका, देखिए कहा जाता है कि द्विकोशिकी अवस्था में परागकण से मुक्त मुक्त होते हैं। जैसे कहा जाता है द्विकोशिकी अवस्था में परागकण से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि द्विकोशिकी अवस्था में परागकण से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरण होता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से परागकण धीरे धीरे कहाँ पे पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। कहा जा रहा है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिए जनन कोशिका का, नेक्स्ट क्या है? जनन कोशि देखिए क्या है, जनन कोशिका पराग नलिका द्वारा जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से
बीजांड में पहुंचता है। जनन कोशिका का पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्री द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करते। कहा जा रहा है कि जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से, कहा जाता है कि जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है। पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है। जनन कोशिका पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्री द्वारा विभाजित होकर दो नई युग्मक का निर्माण करती है। अगला हम देखते हैं कि जायांग क्या है। जायांग, अब देखिए पुमंग के बारे में पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया गया है। एक से दो बार आप वो लोग वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपके बोर्ड की कॉपियों में चित्र बनाना है और किस प्रकार से आप लोगों को नोट्स लिखना है। पूरा का पूरा आपको इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से आप लोग सुंदर राइटिंगों में, सुंदर वर्ड अक्षरों में और सुंदर से चित्र बनाते हुए पूरे के पूरे परिभाषाओं को एकदम अच्छे से विस्तार से लिखना है। तो जो एग्जाम को अधिक से एग्जामिनर को क्या करता है, अधिक से अधिक प्रभावित करता है। अगला हम पढ़ते हैं कि जायांग के बारे में। जायांग देखिए क्या है। जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। क्या पुष्प का मादा भाग होता है। प्रत्येक स्त्रीकेसर में देखिए क्या, जिसकी इकाई को स्त्रीकेसर या अंडक कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि जायांग की इकाई को स्त्रीकेसर या अंडक कहते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर में तीन संरचना होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय होता है। स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा मध्य भाग अंडाशय, देखिए आधार भाग में क्या, आधार भाग अंडाशय होता है, अंडाशय होता है तथा मध्य वाला भाग क्या होता है, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला कार्य होता है, किसका होता है, वर्तिका का होता है। अगला क्या है, बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना क्या है देखिए। अब इसमें देखिए चित्र के आधार पर देखा जाता है कि देखिए इस चित्र जो होता है इसमें किस प्रकार से बीजांड की संरचना को बताया गया। देखिए ये बीजांड होता है। बीजांड में क्या होता है, बीज बीजांड वृंत होता है। देखिए बीजांड में मुख्य रूप से क्या होता है, बीजांड वृंत होते हैं। बीजांड वृंत होते हैं। बीजांड वृंतों के देखिए इसकी संरचना आपके एग्जाम में आता रहता है, तो इसलिए बीजांड की संरचना के बारे में स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि बीजांड है, बीजांड वृंत होता है। फिर इसके पास क्या होता है, अंड कोशिकाएं होती है। अंड कोशिकाएं क्या होती है, इसके अंडाशय के मध्य में पाई जाती है। अंड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। देखिए 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में हमारे क्या, मतलब द्विकाय केंद्रक को लेकर इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। अगर कहा जाता है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती है, देखिए इसकी संख्या, देखिए प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या 3 होती है। और इसके नीचे, उसी के नीचे क्या है, सहायक कोशिकाएं होती है, इसकी संख्या 3 होती है। अब इसके मध्य में द्विकाय केंद्रक होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये क्या होता है, जब ये दोनों तीनों क्या पराग कोशों में क्या, प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं या सहायक कोशिका या द्विकाय कोशिकाएं सभी के सभी भ्रूण कोश में स्थित होते हैं। भ्रूण कोश के बाहरी भाग को अध्यावरण कहा जाता है। अध्यावरण के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहता है, उम, बीजांड द्वार। देखिए क्या, बीजांड द्वार के एकदम अपोजिट साइड क्या था, निभाग पाया जाता है। उसके बाद निभाग के बाद क्या है, बीजांड काय। बीजांड काय में देखिए भ्रूण कोश और निभाग के मध्य में एक परत पाई जाती है जिसको बीजांडकाय कहा जाता है। इस प्रकार से अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, बीजांडकाय, निभाग, अध्यावरण, भ्रूणकोश, द्विकोशिक, द्विकाय केंद्रक, सहायक सहायक केंद्रक तथा बीजांड के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझे। अगला आप देख रहे हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। देखिए इसमें कुछ सहायक कोशिकाएं होती है। सहायक कोशिकाओं की संख्या 3 होती है। प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या 3 होती है। इसमें बीच में क्या ध्रुवी केंद्रक होता है, जो क्या कहते हैं, बीजांड को निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अब कहा जाता है उसके बीच में क्या, अंड कोशिका होती है। इसके बीच में क्या है, देखिए ये बड़ा सा जो क्या होता है, ये अंड कोशिका होती है। इसके सहायक कोशिका, इसके मध्य में क्या, इसके साइड साइड में क्या सहायक कोशिकाएं होती है। ये सभी के सभी बीजांड की संरचना के मुख्य अंग थे। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि प्रति इसके बारे में थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं कि किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। अब देखिए क्या है,
प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा, देखिए क्या, प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड एक या दो आवरणों द्वारा घिरा होता है। बाहरी आवरण को बाह्य आवरण तथा आंतरिक आवरण को अंतः आवरण कहा जाता है। बीजांड दो आवरणों से मिलकर बना होता है। बाह्य आवरण को बाह्य अध्यावरण कहा जाता है तथा आंतरिक आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहलाता है। जैसे कहा जाता है कि एक ऐसा भाग होता है जो वहां पर वो अपूर्ण होता है, वहां पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड बीजांड द्वार कहते हैं। अगला क्या है, बीजांड पर एक भाग जहां से अध्यावरण मिलता है उसे निभा का, जैसे कहा जहां पर वो आपस में मिलते हैं, कौन, बीजांड का वह भाग जहां अध्यावरण मिल निकलता है वो क्या कहलाता है, निभाग होता है। बीजांड द्वार के एकदम अपोजिट साइड ही क्या होता है, निभाग होता है, जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। अभी देखिए क्या, हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में ही क्या पाया जाता है, निभाग पाया जाता है। अगला क्या है, बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। अगर आप लोग ऊतक के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि किस प्रकार से ऊतक के ऊतक अस्थायी अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, विभाज्योतक ऊतक क्या होते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉरेन्काइमा, या मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक तथा स्थूल ऊतक क्या होते हैं, सभी के बारे में स्पष्ट रूप से वहां पे समझाया गया है। अब हम लोग अगले पॉइंट पर करते हैं, चलते हैं कि क्या बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है। देखिए, बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है। बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है। भ्रूणकोशों के अंदर ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, या भ्रूण की क्रियाएं संपन्न होती है। भ्रूणकोश में तीन कोशिकाएं निभाग की तरह से होती है, जैसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पे होती है, एक भ्रूणकोश में होती है। नेक्स्ट क्या है, भ्रूणकोश के मध्य में दो कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। देखिए क्या, भ्रूणकोश के मध्य में दो कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। द्वितीय केंद्र के बाद कहा जा रहा है कि देखिए, तीन कोशिकीय प्राय बीजांड द्वार की तरह होती है। देखिए कहा जाए कि तीन कोशिका प्राय बीजांड द्वार की तरह होती है, जिनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा अलग अगल बगल की कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। तीन कोशिकीय प्राय बीजांड द्वार की परत होती है, जिनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा अलग अलग की अगल बगल की कोशिका को सहायक कोशिका कहा जाता है। देखिए क्या, अब बीजांड द्वार के मध्य में अंड कोशिका तथा अलग अलग कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहा जाता है। अब इस प्रकार से हम के क्या बीजांड वृंद, बीजांड का परिवर्धन या लघु बीजाणु नर जननांगों को कहा जाता है, लेकिन गुरु बीजाणु किसको कहा जाता है, मादा जननांगों को कहा जाता है। अब देखिए क्या, यहाँ पर देखा जाता है बीजांडकाय होता है। बीजांडकाय की संरचना को देखा जाता है, इसी में क्या पाया जाता है, प्र प्रपशु कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, पहले बीजांडकाय होता है, उसके बाद क्या प्रपशु कोशिकाएं होती है। प्रपशु कोशिकाओं में देखिए दो भाग होते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसकी संख्या क्या होती है, 2n होती है। कहा जाता है कि 8 डिप्लॉयड होती है, इसके बाद हैप्लॉयड होती है, इसके बाद इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हमेशा द्विगुणित होती है। द्विगुणित के बाद इसको कोशिका विभाजन में दो भागों में तोड़ सकते हैं। उसके बाद कहा जा सकता है कि इसमें प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं पाई जाती है। क्या, गुरु बीजाणु या मातृ कोशिकाओं को ढकने के लिए क्या पाया जाता है, प्राथमिक द्विभित्तीय कोशिकाएं पाई जाती है। इसके चित्र के बाद देखिए क्या होता है, इसमें धीरे धीरे कर कर धीरे धीरे परिपक्व होता रहता है। इसमें चार अगुणित गुरु बीजाणु, देखिए एक गुणित होता है, एक क्या, एक गुणित होता है, गुणित होकर ये मातृ कोशिका कितने, चार भागों में चार मातृ कोशिका क्या संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, या चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। ये चारों मिलकर क्या होता है, एक गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, जिसके कारण भ्रूण कोश बन जाता है, जिसके कारण आसानी से एक बीज का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो अगला देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि देखिए पूरे विस्तार से किस प्रकार से लिखना है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि बीजांड बीजांड एक भ्रूणकोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए, बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं।
बीजांडकाय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसे प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। प्रप्रसु कोशिकाएं वह भाग होता है जिसमें कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है, जिसे प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे कर कर पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए प्रप्रसु कोशिका के बाद क्या होता है। प्रप्रसु कोशिका में क्या किया जाता है, समसूत्री विभाजन। देखिए प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिसे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर एक बीजांडकाय कोशिका का निर्माण होता है। देखिए क्या, प्रप्रसु कोशिका के में समसूत्री विभाजन होता है, जिसे बाहर की तरफ एक प्राथमिक कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन उसके भीतर एक बीजांड देखिए क्या, एक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण आंतरिक भाग में होता है, लेकिन बाहरी भाग में क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा प्रपशु कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गुरु बीजाणु मातृ देखिए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। देखिए जहाँ पर मातृ कोशिका की बात करते हैं वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये हमेशा क्या कहते हैं, गुणित होती है। एक मातृ कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता रहता है, जिनमें 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। 4 में से 3 जल्दी नष्ट हो जाते हैं और एक पूर्ण रूप से परिपक्व बना रहता है। अब कहा जाता है कि एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। क्रियाशील बीजाणु ही भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाता है। कहा जाता है कि 4 में से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है गुरु बीजाणु जो क्रियाशील होता है। क्रियाशील बीजाणु ही भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्या है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि देखिए एक अंडाशय का भाग देखते हैं तो एक अंडाशय के देखिए एक कोशिका से कितने, दो कोशिका से कितने, 4 कोशिका में, 4 कोशिकाओं से देखिए देखा जा रहा है कि 4 भाग वहां पे, 4 भाग यहाँ पे। बीजांड द्वार के विपरीत नहीं भाग होता है, यहाँ पर 8 कोशिकाएं बनती है। इन 8 कोशिकाओं से देखिए 3 ऊपर चले जाते, 3 नीचे, और बीच में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या 3 होती है, द्वितीय केंद्रक की संख्या 2 होती है, और इसी के बीच में अंडक कोशिकाओं की संख्या 1 होती है तथा सहायक कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। इन सभी को मिलाकर देखिए 3 2 5 1 6 2 8 कोशिकाओं का निर्माण होती है। तो इन्हीं 8 कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, मातृ कोशिका से होता है। मातृ कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है, लेकिन मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक बीजांड का निर्माण होता है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद का प्राथमिक कोशिका है। यह बीजाणु वृद्धि कर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में देखिए 2 समसूत्री देखिए 2 केंद्र ध्रुवीय तथा देखिए क्या होता है कि केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण उसमें केंद्रक जो होता है वो विभाजित हो जाता है और 2 केंद्रक ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। क्या ध्रुव मतलब क्या, ऊपरी हिस्से पर और निचले हिस्से पर, ये दोनों के दोनों पर जहाँ पर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। अब कहा जाता है कि पुनः इन केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं। पुनः चारों केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और ये 8 केंद्रकों में विभाजित हो जाते हैं और 8 केंद्रक में विभाजित होकर 8 केंद्रक का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि इसमें से 4 केंद्रक निभाग तथा 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर चले जाते हैं। देखिए 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर जाते हैं तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर जाते हैं, जिसमें से 3 केंद्रक को निभाग की ओर, देखिए 3 केंद्रक निभाग की ओर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि कोशिका का द्रव्य भाग विभाजन करके प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है। जिसके कहा जाता है कि 3 कोशिका जो निभाग की ओर स्थित होती हैं, उनकी कोशिका का द्रव्य का विभाजन करके प्रतिमुखी कोशिका कहलाते हैं। कहा जाता है कि उसी में कोशिकाओं के निभागी कोशिकाओं में विभाजन करके वहां पर निभाग कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका का बनाते हैं।
अगला देखिए क्या है कि 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन करके मध्य भाग की ओर अंड कोशिका या मादा युग्मक का निर्माण करती है। अगल बगल की कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है। जिसे इसके अगल बगल की कोशिकाएं सहायक कोशिका कहलाती है। अगला देखिए क्या होता है कि ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक कहलाती है। परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिका द्रव्य व 8 केंद्र की देखिए। परिपक्व भ्रूण कोश की बात करते हैं तो उसमें 7 कोशिका तथा 8 केंद्र की होता है। देखिए परिपक्व भ्रूण की बात करते हैं तो 7 होती है, लेकिन उसमें केंद्र की बात करते हैं तो 8 केंद्र की होता है। अब बात आएगी कि ये आपका नर युग्मक तथा मादा युग्मक के बारे में एकदम पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं परागण की ओर। अब देखिए परागण की क्रियाएं क्या होती है। कहा जाता है कि परागण देखिए परागण क्या है, परागकणों का परिपक्व परागकोश से मिलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। देखिए क्या परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना एक क्रिया क्या होती है, परागण कहलाती है। यह क्रिया दो प्रकार से होती है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो अब स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में देखिए जब किसी पुष्प का परागकोश से परागकण मिलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते कहा जाता है। देखिए स्वमिश क्या होता है, अपने। स्वमिश क्या होता है, अपने। जब पौधा या जब पुष्प की क्रिया या जब परागण की क्रिया स्वयं से उसी पुष्प के क्या परागकण हो और उसी पुष्प का वर्तिकाग्र हो तो वहां पर जो परागकणों का स्थानांतरण होगा तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मक तथा सजात पुष्पी परागकण। देखिए क्या होते हैं इसमें, देखिए स्वयुग्मक कहा जाता है कि जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वयुग्मक कहते हैं। जैसे मटर टमाटर इत्यादि ये सभी के सभी मटर टमाटर की क्या उसी पुष्प का युग्मक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते थे, जैसे स्वयुग्मक कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है सजात पुष्पी युग्मक। जब कहा जाता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागकण कहते हैं। जैसे मक्का जैसे कहा जाता है जब एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र के अंदर ही दोनों का स्थानांतरण कर दिया जाता है क्या परागकणों का वर्तिकाग्र तक तो वह क्रिया स्वयुग्मज कहलाती है। लेकिन उसी जाति का मतलब मान लीजिए एक खेत में एक कई सारे पौधे हैं, क्या है कई सारे पौधे हैं, कई सारे पौधे। अब इस पौधे का परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है और इसका परागकण इसके पर और इसका इसके पर हो जाता है तो ये क्रिया क्या हो जाती है, सजात पुष्पी कहलाती है। क्योंकि उसमें जातियां तो समान है। अगर मान लीजिए एक किस्में पाया जाता है, अगर मान लीजिए एक केस में मक्का में पाया जाता है तो मक्का में ये जो क्रियाएं ये जो मक्का में क्रिया होती है तो एक मक्का के क्या परागकण दूसरे मक्का के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते रहते तो एक क्या होते हैं, सजात पुष्पी कराते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मक्का होता है। अब आगे देखते हैं स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। मतलब क्या होता है, इस समय से निश्चित होती है। ये ज्यादातर कैसे होती है, ये मौसमी होती है। अब देखिए कहा जाता है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध क्रम वाले होते हैं। अब इससे हानियां क्या है, स्वपरागण से उत्पन्न पौधे से विभिन्नताएं नहीं होती। इसमें कहा जाता है कि इसमें विविधताएं नहीं देखने को मिलती है। लेकिन कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। कहा जाता है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। मतलब क्या, अगर मान लीजिए जिस प्रकार से आनुवंशिक बीमारियां एक जीव से दूसरे जीव में हमेशा स्थानांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ऐसे क्या स्वपरागण के जो जीव रहते हैं उसमें एक अगर रोगग्रस्त अगर कोई पौधा हो जाता है तो उसी से क्या धीरे धीरे वही क्या पर उसकी क्षमता क्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। ये क्या जाता है, स्वपरागण से हानियां होती है तथा स्वपरागण से लाभ होता है। अब हम लोग चलते हैं पर परागण। पर परागण क्या होता है देखिए,
इस क्रिया में एक पुष्प के पराग नली एक एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। अब कहा जाता है कि पर परागण की विधि क्या होती है? परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधन या कर्मों को क्या कहा जाता है? अन्य नामों से जाना जाता है। देखिए, कहा जाता है कि जब एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इस क्रिया को पर परागण कहा जाता है। तो इसके लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है। ये कौन कौन से माध्यम होते हैं? ये मुख्य रूप से 5 माध्यम होते हैं। कौन से देखिए, नंबर 1 देखते हैं, क्या है? जल द्वारा। कहा जाता है कि जब जल में परागकण की क्रिया जल के माध्यम, देखिए, जब परागकण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो इसे जल द्वारा परागण कहते हैं। जैसे वेलिस नेरिया में होता है। कहा जाता है कि जब जल के द्वारा या जल में परागकणों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरी जगह पर किया जाता है तो उसे जल परागण कहा जाता है। जैसे वेसिल नेरिया होता है। दूसरा क्या है? वायु द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होता है तो उसे वायु द्वारा परागण कहा जाता है। जैसे मक्का, गेहूं इत्यादि में। कीट द्वारा। जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहा जाता है। जैसे मधुमक्खी, तितली इत्यादि। कहा जाता है कि जब पुष्प के मकरंद को चूसने के लिए कीट उसके पास बैठते हैं तो उस समय उसके मकरंद को उसके रस को चूसते समय उसके पैर में, उसके पंख में, उसके चोंच में क्या हो जाता है? कुछ कण, कौन से परागकण उसके शरीर में चिपक जाते हैं और वही कीट के एक जीव से दूसरे जीव में जाकर वहां पर जैसे ही दूसरे फल का इस्तेमाल करता है, दूसरे पुष्प के मकरंद को चूसता है, तो उस समय उसका कण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को कीट द्वारा परागण कहते हैं। जैसे आपको तितली, मधुमक्खी में देखने को मिलता है। पक्षी द्वारा हो गया। देखिए, जब परागण की क्रिया पक्षियों द्वारा होती है तो उसे पक्षी परागण कहा जाता है। जैसे विग्नोनिया में पक्षी की द्वारा परागण की क्रिया होती है। चमगादड़ में क्या है? जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो उसे चमगादड़ परागण की क्रिया कहा जाता है। अब देखिए, ये 5 प्रकार के मुख्य भाग थे। अगला देखिए क्या है कि परागण के लाभ। क्या परागण के लाभ? क्या? पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ व अच्छी नस्ल वाले होते हैं। दूसरा क्या है? पर परागण से बनने वाले फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन उससे हानियां क्या होती है? पर परागण से हानियां अधिक परागकणों का व्यर्थ हो जाना। कहा जाता है कि एक स्थान से दूसरी जगह परागकणों का स्थानांतरण करने के लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो इसके कारण अधिक से अधिक परागकण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं। इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है। इसमें अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है कि इसमें अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के इसका पर परागण की क्रियाएं संपन्न नहीं होती है। अब कौन कौन से माध्यम थे सभी को आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं क्या? कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण क्या होता है? देखिए, कृत्रिम संकरण क्या होता है? देखिए, मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधे के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षण वाले पौधों को बनाना क्या होता है? कृत्रिम संकरण कहलाता है। इसमें 2 भाग होते हैं, विपुंसन व थैलीकरण। कहा जाता है कि इसमें विपुंसन की क्रिया होती है तथा थैलीकरण की क्रिया होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, अब कहा जाता है कि विपुंसन की क्रिया क्या होती है? देखिए, द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में, द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उस पुष्प के परागकोश को निकाल देना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्प में अपनाई जाती है। कहा जाता है कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों के गुण मौजूद होते हैं या दोनों के लक्षण पाए जाते हैं वह द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब कहा जाता है कि द्विलिंगी पुष्प में उसके क्या है? उसकी कलिका में चिमटी की सहायता से उसके पुष्प के परागकोशों को निकालना विपुंसन की क्रिया कहलाती है और उसके परागकोशों को निकालकर दूसरे पुष्प के पास ले जाकर उसके संकरण कराना कृत्रिम संकरण कहलाता है। ये हो गया हमारा विपुंसन। दूसरा क्या है? थैलीकरण। कहा जाता है कि इस क्रिया में वा क्या
बंध्याकृत पुष्प के वर्तिकाग्र में छिद्रित थैली से ढक देती हैं, जिससे अन्य पुष्प के परागकण इस पे नहीं पहुंच पाते। जैसे कहा जाता है कि इसमें से छिद्रित थैली से इसके भागों को क्या मध्याकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्री से ढक देते हैं, जिसके कारण इसके ऊपर और कोई परागकण नहीं पहुंच पाता है। पुष्प के परिपक्व हो जाने पर थैली को हटा दिया जाता है। इसे ही थैलीकरण कहते हैं। कहा जाता है कि थैलीकरण क्रिया में कहा जाता है कि जब इसमें देखिए विपुंसन में आपको नर भाग रखा जाता है, क्या नर भाग क्या है आपका परागकण रखा गया था, लेकिन जैसे ही हम थैलीकरण में देखते हैं तो इसमें वर्तिकाग्र को रखा जाता है। अब उसके बाद कहा कहा जाता है कि क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा निषेचन की क्रिया। निषेचन क्या होती है इसके ऊपर ध्यान से देते हैं। निषेचन की क्रिया जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। पुष्प पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। कहा जाता है कि निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन होता है। कहा जाता है कि पुष्पी पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है पुष्पी पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। कहा जाता है कि परागकणों का अंकुरण तथा परागनलिकाओं का निर्माण निषेचन के द्वारा किया जाता है। अब इसमें चित्र के द्वारा समझाया जाता है कि देखिए एक प्रकार का क्या है पुष्प की संरचना है। इसमें देखिए कुछ भाग वर्तिकाग्र के हैं और कुछ भाग हमारा क्या है आपका देखिए वर्तिका वर्तिका तथा अंडाशय ये दोनों बीजांड ये सभी के सभी किसके भाग है जायंग के भाग है। परागकण पराग नलिका नलिका ये किसके भाग होते हैं हमारा ये पराग नर जनन भाग होते हैं। अब नर जनन भाग के बाद एक आ जाता है भ्रूण कोश में भ्रूण का निर्माण होता है। ये अंडाशय के पास यहाँ पे होता है। अब इस प्रकार से क्या पढ़ा जाता है कि किस प्रकार से देखिए इसका स्थानांतरण इसके पास होता है, किसके वर्तिकाग्र के पास होता है, तो इसी को कहा जाता है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें मुख्य पॉइंट है, नोट करिए इसको। क्या जब परागकण संगत के पुष्प के वर्तिकाग्र पर देखिए जब परागकण संगत के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उनका अंकुरण होता है और परागनलिका का निर्माण होता है। जैसे वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो धीरे धीरे इनका अंकुरण हो जाता है। अंकुरण से ही परागनलिका का निर्माण होता है। दूसरा कारक ए परागनलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। परागनलिका के रास्ते में ही जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। कहा जा रहा है कि देखिए सेकंड पॉइंट क्या है ए परागनलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। ए नलिका क्या ए परागनलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। परागनलिका के रास्ते में ही जनन कोशिकाएं विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। कहा जाए ए परागनलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। परागनलिका के रास्ते में ही जनन कोशिकाएं विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। दूसरा नेक्स्ट कहा है कि बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में ही अंड कोशिका या मादा युग्मक पाया जाता है। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में ही अंड कोशिका या मादा युग्मक बनता पाया जाता है। अगला क्या है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। कहा जाता है कि पराग नलिका का प्रवेश किसमें भ्रूणकोश में। पराग नलिका मुख्यतः तीन स्थानों में बीजांड या भ्रूणकोश में पाया जाता है। निभाग द्वारा पराग नलिका, मध्यावरण द्वारा पराग नलिका का प्रवेश देखिए मध्यावरण द्वारा और अध्यावरण देखिए निभाग द्वारा तथा अध्यावरण के द्वारा उसमें प्रवेश किया जाता है। तीसरा बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश किया जाता है। अब कहा जाता है कि ये हो गया। अब देखिए दोहरा निषेचन क्या हो जाता है नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है। कहा जाता है कि नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक का निर्माण होता है। जनन के नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक का निर्माण होता है। इनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है जो विकसित होकर भ्रूण बन जाता है। इनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है जो विकसित होकर भ्रूण बन जाता है तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया कर लेता है। कहा जाता है देखिए इसके पॉइंट को समझिए आपको समझा जा रहा है कि इसमें एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है जो विकसित होकर भ्रूण बन जाता है तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय
केंद्रक से मिलकर दो ध्रुवीय, देखिए दो ध्रुवीय केंद्रक से मिल क्रिया कर लेता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे द्वितीय निषेचन की क्रिया कहा जाता है। दूसरा क्या है, प्राथमिक भ्रूणकोश के केंद्रक का निर्माण होता है। यदि बाद में भ्रूणकोश बन जाता है तो इस संपूर्ण क्रिया को ही दोहरा या द्वितीय निषेचन कहा जाता है। देखिए धीरे धीरे सभी स्टेप को समझिए। देखिए निषेचन होता है, उसके बाद त्रिसंलयन की क्रिया होती है। ये तीनों को तीनों क्या कहलाता है, द्वितीय निषेचन की क्रियाएं होती है। कहा जाता है कि पहले प्राथमिक भ्रूणकोश के केंद्र का निर्माण होता है और उसके बाद भ्रूणकोश का बन जाता है, और इस सभी क्रियाओं को ही दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब इस क्रिया को करने के लिए पहले निषेचन की क्रिया होती है, फिर त्रिसंलयन की क्रिया होती है, जिसमें तीन युग्मकों का निर्माण होता है, उसे त्रिसंलयन की क्रिया कहा जाता है। तो अब इसके बाद क्या होता है, द्वितीय निषेचन की क्रिया होती है। या कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया जब दो बार होती है तो उसे द्वितीय निषेचन की क्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट घटना देखते हैं क्या, निषेचन पश्च घटना, मतलब निषेचन की बाद की घटना क्या होती है। निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती है। भ्रूणकोश का विकास, भ्रूण एवं इसका विकास तथा बीज व फल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है, भ्रूणकोश का विकास। देखिए निषेचन के बाद जिस प्रकार से निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, निषेचन के बाद धीरे धीरे किसका, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण से ही फल का निर्माण होता है। अब इसमें देखते हैं भ्रूणकोश जिस थैली जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं, तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली क्या त्रिगुणित कोशिकाएं को भ्रूणपोष कहते हैं। कहा जाता है कि भ्रूण को जहाँ पर कोष स्थान दिया जाता है या जहाँ पर पोषण प्रदान किया जाता है, जहाँ पर स्थान दिया जाता है उसे भ्रूणकोष कहा जाता है, जहाँ पर उसे पोषण प्रदान किया जाता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं। अगला क्या है, भ्रूणपोष। देखिए भ्रूणपोष में देखा जाता है कि कोशिका कोशिका भ्रूणकोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा हेलोवियम भ्रूणपोष होता है। अब आगे देखते हैं कि भ्रूणकोष एवं इसका विकास किस प्रकार से होता है। भ्रूणकोष का विकास द्विबीजपत्री भ्रूण में होता है तथा एक बीजपत्री में होता है। तो एक बीजपत्री में किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, यहाँ पे देखिए एक बीजपत्री में भ्रूणपोषों का विकास इस प्रकार से होता है। देखिए एक बीजपत्री में अनुप्रस्थ विभाजन की क्रियाएं होती है। एक केंद्रक से दो केंद्रक में बढ़ता है, जिससे अग्रस्थ कोशिका कहते हैं। इसमें उद्धृत कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन कहा जाता है कि अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा देखिए इसमें एक से दो हो गए, दो से फिर कितने हो गए, चार कोशिकाओं में बढ़ते हैं। इस चार कोशिकाओं में जिस प्रकार से बढ़ते हैं इसी को देखो क्या यह संरचना के आधार पर समझाया गया है। देखिए इसमें फिर युग्मनज होता है जो छः क्या होता है, लव में 6 से 8 अनुप्रस्थ विभाजों में बटे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या 6 से 10 भागों में बटे होते हैं, जिसे क्या निलंबक कहा जाता है। निलंबक के नीचे क्या होता है, चूसकांग पाया जाता है जो इसके भागों से लगा हुआ रहता है। इसके बाद स्फीति, इसकी बाहरी को क्या, हाइपोबेसॉल के मध्य में स्फीतियाँ पाई जाती है जो इन दोनों को जोड़ती है। इसके बाहरी ऊपरी भाग को एपीबेसाल कहा जाता है। अब देखा जाता है कि इसकी भागों को क्या कहा जाता है, मूल या जड़। इसकी भागों को क्या कहा जाता है, मूल या जड़ों में कहा जाता है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की बातों में बात करते हैं तो मूल या जड़ों के आधार पर उसका वर्गीकरण कहा जाता है। इसी को क्या इसी को क्या कहता है, गुलाकुर कहा जाता है। या इसी के बाद क्या होता है, बीजपत्र प्रांकुर होकर तना तथा पत्ती में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से एक बीजपत्री पादप के बारे में हम लोग अध्ययन किए इसमें। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि निषेचन के बाद युग्मनज किस प्रकार से होते हैं। अगला क्या है, युग्मनज। युग्मनज को किस प्रकार से समझते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है कि वे अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण होता है। क्या था, इसमें एक नरयुग्मक और मादा युग्मक मिलकर एक क्या कहा जा रहा है कि एक कोशिका का निर्माण करता है। एक कोशिका निभाग की ओर तथा दूसरा कोशिका अग्रस्थ या द्वार कोशिका की ओर होती है। इसे ही आधारी कोशिका कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब उसमें कहा जाता है कि अंडाशय में दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो कोशिकाओं में एक निभाग की ओर जाती है और एक बीजांड द्वार की ओर जाती है। कहा जाता है कि बीजांड द्वार के विपरीत सदैव क्या होता है, निभाग पाया जाता है। अब कहा जाता है कि अग्रस्थ कोशिका में उग्रत विभाजन द्वारा आधार कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अगला क्या है कि जब अग्रस्त कोशिका में दो अनुप्रस्थ विभाजन या आधारीय कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है, उसमें अनुप्रस्थ विभाजनों की बात करते हैं तो लगभग में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है जो अलग अलग खंडों में विभाजित होता रहता है।
आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त संपूर्ण कोशिका के निलंबन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहता है? निलंबक कहा जाता है। निलंबक की निचली कोशिका सूचकांग या तथा ऊपरी कोशिका स्फीतियां कहलाती है। निलंबक के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्फीति तथा निचले भाग को क्या सूचकांक कहा जाता है। अब उसके बाद अग्रस्थ कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त कोशिकाओं में से स्फीति के पास उपस्थित कोशिकाओं को हाइपोबेसल कहा जाता है तथा अप्रस्थ कोशिकाओं के ऊपरी कोशिकाओं को इपीबेसल कहा जाता है। देखिए, ऊपरी सिरे को हाइपोबेसल तथा अग्रस्थ कोशिका के भागों को इपीबेसल कहते हैं। इसको नोट्स के इसमें एक नोट्स है कि इसमें किस प्रकार से इसको वर्णित वर्णित किया गया। देखिए, क्या द्विबीजपत्री की तरह ही एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्र का निर्माण होता है, जबकि द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र का निर्माण होता है। कहा जाता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में दोनों में भ्रूण का निर्माण सेम होता है, लेकिन एक बीजपत्री में एक बीजपत्र बनते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र का निर्माण होता है। अगला क्या है? बीज 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 एवं फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, अब निषेचन पक्ष के बाद देखा जाता है कि फल एवं बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बीज का निर्माण क्या होता है? द्विनिषेचन क्रिया के फल स्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके फल स्वरूप बीजांड में बीज का निर्माण होता है। देखिए, बीजांड में बीज का निर्माण शुरू होता है कब? जब बीजांड में क्या होता है? द्विनिषेचन की क्रिया के बाद बीजांड में दोनों आवरण बीजावरण का निर्माण करते हैं। बीज पत्र या भ्रूणकोश में भोजन संचित हो जाता है। इससे पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और भ्रूण क्या सूख जाता है और सूख कर क्या होता है? सुप क्या सुपस हो जाता है और इस प्रकार बीजांड में धीरे धीरे क्या घिरी संरचना को बीज कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि धीरे धीरे जैसे जल सूख जाता है, जल सूखने के बाद क्या होता है? बहुत ही सख्त हो जाता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे बीज का निर्माण अंदर ही अंदर हो जाता है। इसके कारण बीजावरण के कारण। अब कहा जाता है कि नेक्स्ट फल का निर्माण कहा जाता है कि देखिए, फल का क्या है? फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय से अंडाशय फूल कर या रसीला बड़ा फल का निर्माण करता है। जैसे क्या बीजांड का निर्माण बीजांड देखिए बीज का निर्माण बीजांड से होता है, लेकिन अंडाशय से फल का निर्माण किया जाता है। जैसे बीजांड का निर्माण हो जाता है, वैसे वैसे क्या जाता है? फल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उसे इस प्रकार का फल को सत्य फल कहते हैं। जैसे आम होता है। जैसे कहा जाता है कि जब फल के निर्माण के समय केवल अंडाशय भाग लेता है तो उस फल को कहा जाता है सत्य फल। अगर जब सत्य फल को कहा जाता है कि जब अंडाशय की सांचत उसका पुष्पासन भी भाग लेता है तो उस क्रिया को कहा जाता है असत्य फल। सत्य फल व असत्य फल पर आप लोगों को विस्तार से क्लास लिया गया, आप लोगों के प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, उसको जाकर आप लोग विस्तार से देख सकते हैं और इन दोनों में कन्फ्यूजन जो भी है आपको डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, सतह फल में बाह्य दल पुंज अलग अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधे के फलों में लगे रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बाह्य दल और लगे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अलग हो जाते हैं। दल पुंज सूख कर निकल जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो पुष्प का दल पुंज जो होता है वो सूख कर गिर जाते हैं। जायांग जो होता है इस त्रिकेसर के वर्तिकाग्र सूख जाते हैं तथा अंडाशय फल तथा बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्या धीरे धीरे पुष्प का जो भाग होता है वायु दल कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। दलपुंज सूख कर गिर जाता है। जायांग जो होता है उसमें अवर्तिका तथा वर्तिकाग्र सूख जाते हैं, लेकिन अंडाशय फल का निर्माण कर देता है। देखिए, अंडाशय फल का निर्माण कर देता है तथा बीजांड बीज का निर्माण कर लेता है। पुमंग क्या होता है? पुमंग भी सूख कर नष्ट हो जाती है। कहा जाता है कि सिर्फ कौन सा भाग बचता है? या तो अंडाशय का भाग बचेगा या तो बीजांड का भाग बचता है, बाकी सभी के सभी भाग क्या होते हैं? सूख जाते हैं जायांग को छोड़कर। अगला क्या है कि अनिषेक जनन फल। देखिए कि अनिषेक जनन या फलन क्या होते हैं। देखिए, अनिषेक फलन क्या था? वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहलाता है। इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं बनते। जैसे अंगूर केला इत्यादि में अनिषेक जनन होता है। कहा जाता है कि इसमें जो पुष्प की जो संरचनाएं पाई जाती है
जो पुष्प की संरचनाएँ पाई जाती है, ये क्या होता है, ये लटकी हुई सी रहती है, इसका जो परागकण होता है, इसके वर्तिकाग्र पर नहीं पहुँच पाता है, तो इसके आसानी से इसमें जनन की क्रियाएँ नहीं हो पाती। जब जनन की क्रियाएँ नहीं हो पाती है, तो इसमें फल का क्या होता है, इसमें फल का विकास हो जाता है, किसका, बिना निषेचन के फलस्वरूप, जिसे अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर, केला इत्यादि में हमारा क्या होता है, जिसमें ऐसे फल जिसमें बीज की मात्रा नहीं पाई जाती, उसे अनिषेक फलन कहा जाता है। अब कहा जाता है कि असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, असंग जनन कहलाता है। इसमें ना तो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और ना ही भ्रूण का विकास होता है। जैसे आलू, गन्ने में क्या होता है? असंग जनन होता है। जैसे कहा जाता है, इसका विकास कैसे होता है? एक तरीके से कहा जाता है, एक कायिक जनन के अंतर्गत आता है, लेकिन जब जड़, तन, पत्ते से पौधे का विकास होता है, तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। लेकिन इसमें कहा जाता है कि जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का निषेचन की क्रियाएँ नहीं कराई जाती उसमें, लेकिन उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन या समसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, इसमें भ्रूण का भी विकास नहीं होता, लेकिन उसमें फल का विकास होता रहता है, जैसे आलू और गन्ना में। अब देखिए बहुभ्रूणी विकास क्या होता है? जाइगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जब भ्रूणों का विकास एक एक या एक से अधिक हो जाता है, तो इस भ्रूण को बहुभ्रूणता कहा जाता है। जिससे संतरा व नींबू में देखा जाता है कि उसके जो अलग अलग भाग होते हैं, किसके कारण होते हैं? नींबू और संतरे में उसे बहुभ्रूणता के कारण होता है। ये आज आप लोगों का पूरा चैप्टर फिनिश किया गया है। इसमें से अगर आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का आपको एकदम विस्तार से आपको क्लासेस दिया जाएगा। क्लास अच्छी लग रही तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पर आपको बिना किसी भी टाइम पास की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको क्लासेस दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लस एमसीक्यू दोनों के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। आपके आने वाले नीट हो या सीयूटी का एग्ज़ाम देने के लिए भी आपकी ये क्लासें बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।